नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रियाज भदौरिया। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 से संबंधित जो हम स्टडी मटेरियल आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, उस कड़ी में आज हम भाग 24 लेकर आए हैं और इस भाग में समायोजन के 17 प्रश्न हैं। ये सभी 17 प्रश्न प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, हम अपने प्रश्नों पर दृष्टिपात करें उससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी और इन्हीं प्रश्नों के अलावा कोई प्रश्न बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए आज हम चलते हैं बिना विलंब किए हुए आज के प्रश्नों पर। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न ये रहा। एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समायोजन को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है। तो कौन सा व्यवस्थित विज्ञान है? वो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, या इसको हम कहते हैं मानसिक आरोग्य विज्ञान भी कहते हैं इसको हम, या इसी को हम दिमागी आरोग्य विज्ञान भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे मेंटल हाइजीन कहते हैं। तो एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ, माने व्यक्ति अपने स्वयं को वातावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, तो वो है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, मानसिक आरोग्य विज्ञान अथवा दिमागी आरोग्य विज्ञान अथवा मेंटल हाइजीन। अगला प्रश्न है, मानसिक आरोग्य विज्ञान को शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, माने मानसिक आरोग्य विज्ञान जो मेंटल हाइजीन को शुरू करने का श्रेय किसे है, माने सबसे पहले किसने शुरू किया है? तो वो है C.W. बियर्स। C.W. बियर्स 1908 में शुरू किया था। इनकी एक पुस्तक थी ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। इस पुस्तक में इन्होंने इसका वर्णन किया था, ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ। आगे हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। समायोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति वातावरण से समायोजन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। समायोजन की यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा समायोजन की दी है गेट्स एवं अन्य ने। अगला प्रश्न है, समायोजन शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। तो इसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे कि यह सत्य है अथवा असत्य? तो ये सत्य है। समायोजन जो है शारीरिक व मानसिक संतुलन स्थापित करने की प्रक्रिया है। समायोजन में दोनों चीज़ें, शारीरिक और मानसिक, दोनों का संतुलन स्थापित किया जाता है। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। समायोजन काल्पनिक नहीं हो सकता, अर्थात यह वास्तविक अथवा यथार्थ होता है। समायोजन काल्पनिक नहीं होता कि ये कल्पना कर लिए कि हम समायोजित हैं, ऐसा नहीं है। समायोजन जो है वो वास्तविक होता है, यथार्थ होता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न है, कुसमायोजन से व्यक्ति तनावग्रस्त व कुंठित होता है। जो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है तो व्यक्ति वो तनावग्रस्त व कुंठित रहता है, ये सत्य है। अगला प्रश्न पर हम चलते हैं। निम्न समस्याओं के कारण व्यक्ति को समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। निम्न समस्याओं के कारण कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके कारण व्यक्ति को समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता होती है? तो वो है प्रतिबल यानी स्ट्रेस, प्रतिबल, दबाव यानी प्रेशर, चिंता यानी एंजाइटी, अंतर्द्वंद यानी अंतर्द्वंद मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, और कुंठा मतलब फ्रस्ट्रेशन।
इतनी चीज़ें हैं जिनके कारण इन समस्याओं के कारण व्यक्ति, अगर ये समस्याएं हो गई हैं तो व्यक्ति कुसमायोजित हो जाता है, और इसको हटाने के लिए यानी इसके समायोजन स्थापित करने के लिए व्यक्ति को इनको हटाना पड़ता है। प्रतिबल को, दबाव को, चिंता को, अंतर्द्वंद को और कुंठा को, यानी निम्न समस्याओं के कारण व्यक्ति को समायोजन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। भय और आशंका की सामान्य अनुभूति ही चिंता है। चिंता की परिभाषा है ये, भय और आशंका की सामान्य अनुभूति। भय और आशंका की सामान्य अनुभूति होना ही चिंता है। तो चिंता की यह परिभाषा किसने दिया है? कोलमैन ने दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्द्वंद वह अवस्था है जिसमें दो विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती है तथा जिनकी एक साथ तृप्ति संभव नहीं है। ये परिभाषा अंतर्द्वंद की किसने दी है? बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड ने। क्या दिया है परिभाषा बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड ने? अंतर्द्वंद वह अवस्था है जिसमें दो विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी एक साथ तृप्ति संभव नहीं है। जब व्यक्ति दो को करना चाहता है, दो चीजों को, और नहीं एक ही को कर पाता है, तो यह अंतर्द्वंद होता है कि हम एक को छोड़ रहे हैं। एक को छोड़ने का जो किसको पाएं हम, माने इसको छोड़ें कि इसको छोड़ें, इसको पाएं कि इसको पाएं, ये जो द्वंद्व मन में चलता है वही है अंतर्द्वंद। तो एक को छोड़ना ही पड़ता है अथवा एक को पाना ही पड़ता है। तो यही कहा गया है कि दो विरोधी प्रेरणाएं उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी एक साथ तृप्ति संभव नहीं है। एक को ही पाना पड़ेगा अथवा एक को ही छोड़ना पड़ेगा। अगला उदाहरण पे हम चलते हैं, आप समझ में आ जाएगा आपके। एक व्यक्ति की शादी एवं परीक्षा एक ही समय पर है। वह एक में उपस्थित होने पर दूसरे से वंचित हो जाएगा, किंतु वह दोनों ही प्रेरकों को प्राप्त करना चाहता है। ऐसे में उस व्यक्ति में कैसा अंतर्द्वंद उत्पन्न होगा? तो ये होगा जब दोनों को ही पाना चाहता हो, लेकिन पाएगा नहीं दोनों को, एक को ही पाएगा। जब दोनों को ही पाना चाहता हो, समान प्रेरणाएं हैं और व्यक्ति दोनों को पाना चाहता हो लेकिन एक को ही प्राप्त करेगा, तो इसको कहते हैं ग्राह्य अंतर्द्वंद, यानी अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट इंग्लिश में कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, अब देखिए एक और उदाहरण है, इससे भी आप समझ जाएंगे। एक व्यक्ति युद्ध के मैदान से भागना भी नहीं चाहता और सामने खड़ी विरोधी सेना के एक जवान जो उसका मित्र है को मारना भी नहीं चाहता। दो में से एक करने की स्थिति बनी हुई है, यानी दो में एक करना ही पड़ेगा, या कि मैदान से भागे या कि विरोधी सेना जो सामने खड़ी है उसका जो जवान सामने है उसका मित्र है उसको मारे, या कि भागे। दो में से एक करने की स्थिति बनी हुई है, किंतु वह दो में से एक भी नहीं करना चाहता, यानी दोनों नहीं करना चाहता। भागना भी नहीं चाहता मैदान छोड़कर और उसको मारना भी नहीं चाहता अपने मित्र को। तो यहाँ पर कौन सा अंतर्द्वंद है? यहाँ पर है परिहार अंतर्द्वंद, एवॉइडेंस अंतर्द्वंद। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में समायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। जो ये चार चीजें दी हुई हैं इसमें ये समायोजित व्यक्ति की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता इसमें समायोजित व्यक्ति की नहीं है? देखो, बाधाओं का सामना करना ये समायोजित व्यक्ति की विशेषता है। समायोजित व्यक्ति जो होता है, जो समायोजित होता है, जो कुसमायोजित नहीं होता, वो कैसी भी बाधा हो उसको एक बार प्रयास करेगा, 2 बार प्रयास करेगा, 3 बार,
माने वो लगा रहता है, बाधाओं को पार करने की, बाधाओं का सामना करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। व्यवहार में लचीलापन होता है उसके। अगर एक कार्य से अगर सफलता नहीं मिलती है तो वो तत्काल अपना कार्य चेंज कर देता है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है उसके कार्य में, उसके व्यवहार में। दूसरा विधि अपनाएगा वो तत्काल। और संवेगों में अस्थिरता, देखो इसका उत्तर यही है, जो समायोजित व्यक्ति है उसमें अस्थिरता जो है, संवेगों में अस्थिरता उसके नहीं होगी। कुसमायोजित व्यक्ति जो होता है उसमें संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है। और आकांक्षा का उच्च स्तर उनमें होता है जो समायोजित व्यक्ति होते हैं। अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोविज्ञान में दुश्चिंता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। दुश्चिंता यानी एंजाइटी। तो मनोविज्ञान में एंजाइटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है सिगमंड फ्रायड ने। अगला प्रश्न है, वे साधन जिन्हें व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा आदि से बचने के लिए अपनाता है कहे जाते हैं। वे साधन कौन से हैं? उन साधन को क्या कहा जाता है जिसे व्यक्ति तनाव, चिंता और कुंठा आदि से बचने का प्रयास करता है? उस साधन को कहते हैं समायोजन तंत्र, या इंग्लिश अवश्य ध्यान दीजिएगा, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है, इससे व्यक्ति तनाव, चिंता और कुंठा को दूर करने का प्रयास करता है। और कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, यानी समायोजन के तरीके कौन कौन से हैं? तो अब हम बात करते हैं समायोजन के तरीकों की। तो समायोजन के 10 तरीके हैं। पहला है उदात्तीकरण, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन और हिंदी में शोधन भी कहते हैं, उदात्तीकरण या शोधन। दूसरा है दमन, रिप्रेशन। तीसरा है शमन, इसको कहते हैं इंग्लिश में सप्रेशन। चौथा है प्रतिगमन, इसको प्रतिगमन या हिंदी में पश्चगमन भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं रिग्रेशन। पांचवा है औचित्य स्थापन या युक्तिकरण भी बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं राशनलाइजेशन। अगली युक्ति है प्रक्षेपण, इंग्लिश में कहते हैं प्रोजेक्शन। सातवां है अंतःक्षेपण, अंतःक्षेपण को इंट्रोजक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। आत्मीकरण, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। विस्थापन, नौवां है विस्थापन, विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और दसवां है क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन। इतनी चीजें 10 समायोजन के तरीके हैं। अब हम समायोजन के तरीकों पर कुछ प्रश्न हम बनाए हुए हैं, उनको जब आप देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कौन सा समायोजन का तरीका कहाँ पर, उसके उदाहरण की हम बात करते हैं। तो आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर देखते हैं। प्रेम में असफल व्यक्ति, प्रेम में असफल व्यक्ति या कि गलत कार्यों में संलग्न व्यक्ति, ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए पहले इस प्रश्न को देखते हैं, बाद में हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रेम में असफल व्यक्ति का साहित्यकार अथवा संगीतकार अथवा अन्य रचनात्मक व्यक्ति बनना किस समायोजन युक्ति के अंतर्गत आता है? तो यह है उदात्तीकरण या शोधन। वो अपना शोधन कर लेता है, व्यक्ति अपना शोधन करना है, सब्लिमेशन करता है। अगर किसी गलत कार्य को अगर वो कर रहा है और गलत कार्य से हट करके वो साहित्य के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में या अन्य रचनात्मक क्षेत्र में आ जाता है, तो माने प्रेम में तो असफल हुआ, प्रेम के कारण वो कुसमायोजित हो गया, और समायोजन स्थापित करने के लिए वो साहित्यकार या संगीतकार बन गया। इसको कहते हैं उदात्तीकरण, सब्लिमेशन या शोधन। अगला प्रश्न है
अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में से सही दिशा की ओर निर्देशित करना। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा से, यही चीज़ है अभी हम बोल रहे थे। कोई व्यक्ति गलत दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करते करते कुसमायोजित हो गया, तो अब क्या करेगा? वो सही दिशा की ओर अपनी ऊर्जा को निर्देशित करेगा। तो ये क्या है? इसी को कहते हैं उदात्तीकरण या शोधन, या ये समायोजन के तरीके हैं, या मार्गांतरीकरण भी बोलते हैं इसी को। यानी मार्ग को उसने बदल दिया, अपना शोधन कर लिया। अपनी ऊर्जा को गलत दिशा में लगा रहा था, तो क्या किया? वो शोधन किया उसका और सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाया। इसी को कहते हैं उदात्तीकरण भी इसको कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम बस इतने ही प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, 17 प्रश्न पर। बाकी हम आपके समक्ष कल प्रस्तुत करेंगे कुछ प्रश्नों को समायोजन के। तो आज जो है समायोजन का भाग 1 यानी एडजस्टमेंट का पहले भाग में हम आज 17 प्रश्नों को प्रस्तुत किए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से चूँकि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, अतः आप इन प्रश्नों को हमारे वीडियोज़ में देखें और उसका नोट्स तैयार करें। ये आगे भी आपके कई परीक्षाओं के लिए ये नोट्स काम देंगे। तो निश्चित अपने नोट्स को बना करके रखिए सुरक्षित, और बीच बीच में पढ़ते रहिए। और इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।